और एक बार रीडिंग बूस्टर हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग बूस्टर। आप लोग पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और सेकंड स्लाइड ये है, इसको भी आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैं एक बार इसको पूरा पढ़ाना और बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। देखो, इंडिया इज विटनेसिंग अ क्वाइट क्राइसिस। कहा गया है, देखो इंडिया आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। विटनेसिंग आपका क्या है, मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। क्या विटनेस कर रहा है, क्राइसिस। क्राइसिस आपका सिंगुलर नाउन है, इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है ना, दैट इज क्राइसिस, ठीक है। ये नाउन के क्वेश्चन में बनता है आपका क्वेश्चन। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पे लास्ट में एक्सीएस या एसीएस होता है प्लूरल में, जैसे एक्सिस, AXIS, ये सिंगुलर है। AXES, ये आपका प्लूरल है। ऐसे ही आपका क्राइसिस, ऐसे ही आपका एनालिसिस हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके क्राइसिस नाउन है, और कैसी क्राइसिस है, क्वाइट, QUIET। अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा है QUIET, क्वाइट, ठीक है। दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका QUITE और एक होता है आपका QUIET, ठीक है। हालांकि ये जो है इट इज एडवर्ब, ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। इस क्वाइट का मतलब होता है वेरी, एक तरीके से बहुत, और इस वाले क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। एक वर्ब भी होती है, दैट इज क्विट, QUIT, क्विट। और क्विट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या हार मान लेना। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। क्विट वर्ब है, छोड़ देना, हार मान लेना। क्वाइट एडवर्ब है, इसका मतलब होता है वेरी, क्वाइट ऑनेस्ट, क्वाइट ब्यूटीफुल, इस टाइप से। और ये है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो यहाँ पे क्वाइट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे मीनिंग यही आ जाएगा कि इंडिया विटनेस कर रहा है एक शांत सी क्राइसिस। और ये शांत सी क्राइसिस है क्या, और इस क्राइसिस को डिफाइन किया गया है द रैपिड डिसअपियरेंस। डिसअपियर होना यानी कि किसी चीज का विलुप्त होना, तो रैपिड यानी कि तेजी से, तो तेजी से विलुप्त होना किसका मेरे भाई, ऑफ ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज। सीड वेराइटीज जो बीज होते हैं ना, सीड बीज को बोलते हैं ना। ट्रेडिशनल यानी कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशंस में हैं, जो हमारे पुराने टाइम के हैं, वो जो सीड वेराइटीज हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। एज जैसे जैसे फार्मर्स शिफ्ट टू, जो किसान लोग हैं, फार्मर सब्जेक्ट है, एज कंजंक्शन था, फार्मर सब्जेक्ट, शिफ्ट वर्ब है। कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्ट के साथ टू प्रेपोजिशन है। इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टू ग्रोइंग। क्या ग्रो कर रहे हैं, अ नैरो रेंज। नैरो यानी कि छोटी रेंज, किस चीज की छोटी रेंज, हाई यील्ड क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो हाई यील्ड देती हैं। हाई यील्ड का मतलब है ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। क्रॉप्स लाइक व्हीट यानी कि आपका गेहूं, एंड राइस यानी कि चावल। तो किसान जो है कहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, हाई मतलब जो ग्रोइंग, ग्रो कर रहे हैं नैरो रेंज ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स, जैसे कि व्हीट और राइस। दीज ट्रेडिशनल सीड्स, ये जो ट्रेडिशनल सीड्स की बात हमने करी थी, डैश वाइटल टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। दीज ट्रेडिशनल सीड्स जो कि क्या है, वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए, टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी, इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए, एंड इंडिया की कल्चरल हेरिटेज के लिए। आर बीइंग साइडलाइंड, और आर आपकी क्या आ गई, वर्ब आ गई। तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब आ गई। अब हमें ये देखना है कि ये पहले ब्लैंक में क्या आना चाहिए था। सबसे पहले हमें देखो, ओन्स तो मात्रा को बताता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो वंस होता है, ये वन का प्लूरल फॉर्म है, ये तो प्रोनाउन के तरीके से आता है, ये भी नहीं हो सकता है। ये तो पजेसिव केस है, पजेसिव केस एडजेक्टिव के पहले तो नहीं आता है। वंस का मतलब होता है एक समय, यहाँ पे यही है कि दीज हाई ट्रेडिशनल फूड्स वंस वाइटल टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी, जो कि एक समय वाइटल थे, इंपॉर्टेंट थे, जरूरी थे। जो एक समय, आपने सुना है ना, वंस अपॉन अ टाइम। वंस, वंस का मतलब एक बार। वंस आई विजिटेड हर हाउस, एक बार मैं उसके घर गया। तो वंस यानी कि यही, जो एक बार एक समय क्या थे, वाइटल थे, जरूरी थे इंडिया के फूड सिक्योरिटी और कल्चरल हेरिटेज के लिए। आर बीइंग साइडलाइंड, उनको साइडलाइन किया जा रहा है।
आर आ गया, आर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई बीइंग, और बी वर्ब के बाद में पैसिव फॉर्म बनाने के लिए थर्ड फॉर्म आ गई। इनको साइडलाइन किया जा रहा है, यानी कि किनारे लगाया जा रहा है। डेस्पाइट, डेस्पाइट यानी के बावजूद, किस चीज के बावजूद? ऑफरिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या है? किसी चीज में अगर आप, कोई व्यक्ति रेजिलियंस है, किसी व्यक्ति के अंदर रेजिलियंस है, कोई व्यक्ति रेजिलियंट है, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति बेसिकली कुछ चीजों को झेलने की काबिलियत रखता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये जो सीड्स हैं ये ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं? रेजिलियंस ऑफर करते हैं। किसके लिए रेजिलियंस है? यानी कि ड्रॉट्स। ड्रॉट क्या होता है? सूखा, सूखा पड़ जाए तो उसको झेल सकते हैं। फ्लड्स, बाढ़ आ जाए तो उसको भी झेल सकते हैं। एंड डिग्रेडेड सॉइल अगर हो, सॉइल इरोजन जो होता है अगर वो हो तो उसको भी झेल सकते हैं। द डैश इज दैट, आपने कितनी बार सुना होगा? द आयरनी इज दैट, द आयरनी इज दैट, ये फ्रेज बहुत बार यूज करते हैं हम लोग, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। जब हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं ना कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी ऐसा हो रहा है, द आयरनी इज दैट। यानी कि जब कोई चीज एकदम मतलब हमारे सोच के विरुद्ध है तो हम उसको आयरनी कह देते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे सीधे लगा देंगे द आयरनी इज दैट। आयरनी ये है कि भैया जस्ट व्हेन क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स फूड प्रोडक्शन। अब देखो ये जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं इनको एक तरफ कहा गया है कि ये रेजिलियंस दिखाते हैं। किसके लिए? ड्रॉट्स, सूखा, फ्लड्स यानी कि बाढ़, डिग्रेडेड सॉइल। यानी कि कायदे से, एक बात बताओ, कायदे की बात अगर करें, आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी आपके ये जो प्रोसेस हैं सब खराब हुए हैं, मानते हो? लाइक मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, प्रोसेस खराब हुए यानी कि यहाँ पे जब बारिश नहीं होती तो सूखा ही पड़ जाता है, बारिश हो ही नहीं रही। बारिश होती है तो इतनी हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। यानी कि क्लाइमेट चेंज जहाँ पे अपने पीक पे है, उस जगह पे लोगों को हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि किस प्रकार की खेती करनी चाहिए? ट्रेडिशनल सीड से, ट्रेडिशनल सीड से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये सूखा झेल सकते हैं, ये बाढ़ झेल सकते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि जिस टाइम पे इनकी ज्यादा जरूरत होनी चाहिए उस टाइम पे इनको सबसे कम यूज किया जा रहा है। सो दिस इज आयरनी। सो यही होता है आयरनी का मतलब। तो आयरनी इज दैट जस्ट व्हेन क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स, यहां पे क्लाइमेट चेंज थ्रेटन कर रहा है, क्लाइमेट चेंज खतरे में डाल रहा है किस चीज को? फूड प्रोडक्शन को। वी आर निग्लेक्टिंग, हम निग्लेक्ट कर रहे हैं द वेरी क्रॉप्स, उन फसलों को। यहां पे वेरी का मतलब होता है सेम, दैट कुड हेल्प, जो हेल्प कर सकते। इंफेसाइज करने के लिए वेरी को नाउन के पहले यूज करते हैं और यहां पे वेरी एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो वो फसलें जो हेल्प कर सकती हैं हम उन्हीं को निग्लेक्ट कर रहे हैं तब जब क्लाइमेट चेंज थ्रेटन कर रहा है फूड प्रोडक्शन को। एंड दिस इज द आयरनी। सो द आयरनी इज, नेक्स्ट देखेंगे, द लॉस इज नॉट मेयरली अबाउट सीड्स। और ये जो लॉस है, ये जो नुकसान है, इज नॉट मेयरली अबाउट सीड्स, ये सिर्फ सीड्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ बीज की बात नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ आवर एंटायर फूड सिस्टम। दिस लॉस सब्जेक्ट है, इस वर्ब है, नॉट एडवर्ब नेगेशन है, मेयरली आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, ये मेयरली जस्ट इसको एम्फेसाइज करने के लिए है। इट इज नॉट अबाउट सीड्स। हम कहते हैं ना, दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज नॉट अबाउट हर, दिस इज नॉट अबाउट मोहन, दिस इज नॉट अबाउट राधिका। अगर मैं यही कहना चाहूँ कि ये सिर्फ राधिका के बारे में नहीं है, दिस इज नॉट मेयरली अबाउट राधिका, सिर्फ राधिका के बारे में नहीं है, यहाँ पे और भी चीजें बड़ी बड़ी शामिल है। सेम यहाँ पे वही स्ट्रक्चर है। दिस लॉस इज नॉट मेयरली अबाउट सीड्स, यह सिर्फ सीड्स के बारे में नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सीड्स। तो यहाँ पे मेयरली का मतलब क्या है? जस्ट है। ठीक है, तो नॉट एडवर्ब नेगेशन है, ये आपका एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है। आगे फिर क्या है ये अल्टीमेटली? तो एक नई शुरुआत करते हुए, इट सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट्स आपकी वर्ब है, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई। द स्ट्रक्चर, किस चीज का स्ट्रक्चर? तो रिलेशन बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, ऑफ आवर एंटायर फूड सिस्टम, जिसमें फूड सिस्टम नाउन है, एंटायर आपका एडजेक्टिव है और आवर आपका पजेसिव केस है। ठीक है, ये हमारे पूरे के पूरे
फूड सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। डैश कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड मार्केट डिमांड ड्राइव द प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे सेंटेंस को अगर हम देखें, देखो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस सब्जेक्ट है एंड मार्केट डिमांड। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है कस्टमर और एक होता है कंज्यूमर। कस्टमर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कुछ खरीदता है, और कंज्यूमर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कुछ कंज्यूम करता है, जो उस चीज का उपभोग करता है। हो सकता है कोई चीज आप खरीदते हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं करते, और हो सकता है कि कोई चीज आप खरीदते नहीं है लेकिन उसका आप उपभोग करते हैं। तो दोनों शब्द अलग हैं, कंज्यूमर और कस्टमर। कस्टमर खरीदने वाला और कंज्यूमर उसका उपभोग करने वाला। ठीक है, देखेंगे यहां पे यही है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो लोग कंज्यूम करते हैं, जो उपभोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी प्रेफरेंस और जो मार्केट की डिमांड है, ये ड्राइव करती है किसको, इस प्रॉब्लम को। यही प्रॉब्लम की जड़ है, यही इस प्रॉब्लम को लेके आ रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां पे क्या आना चाहिए। ऑप्शंस दे रखे हैं, द फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्टली, द वेरी फर्स्ट। देखो यहां पे पहली बात तो द फर्स्ट नहीं होता है, द फर्स्ट कभी नहीं लगाते हम। ठीक है, एडवर्ब की हमें जरूरत है। द फर्स्ट हम तब लगाते हैं जब हमें, जैसे मैंने कहा द फर्स्ट बुक, द फर्स्ट बॉय, द फर्स्ट अवार्ड, द फर्स्ट मूवी। तो जब फर्स्ट के साथ में नाउन आता है तो फर्स्ट के साथ द आता है। अदरवाइज है जब फर्स्ट का मतलब होता है ना कि सबसे पहले, पहली बात तो ये है ना। जब हम कहते हैं ना पहली बात तो ये है जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की बात जब हम कहते हैं, पहली बात ये है, दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है, तो ऐसे केस में फर्स्ट के साथ में द नहीं लगाते। ठीक है, तो यहां पे द नहीं आएगा। द वेरी फर्स्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा इसका भी। अब हमें दोनों ऑप्शन बचे, फर्स्टली भी लगा सकते हैं और फर्स्ट भी लगा सकते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि क्या आएगा। बेटा अगर आगे जब हमने एक फर्स्ट कहा है तो इसका मतलब है कुछ सेकंड भी बताएंगे, तो अगर आगे सेकंड लगाया होगा तो इसमें फर्स्ट आएगा, और अगर आगे सेकंडली लगाया होगा तो इसमें फर्स्टली आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो एक बार, तो यहां पे अभी इसको खाली छोड़ देते हैं, आगे के हिसाब से लगा लेंगे कि फर्स्ट आएगा या फर्स्टली। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस और मार्केट डिमांड ये सब्जेक्ट है, पूरा पूरा मिलके प्लूरल बन गया, तो ड्राइव प्लूरल वर्ब आ गई, प्रॉब्लम आपका ऑब्जेक्ट आ गया। सुपरमार्केट्स, कॉमा, गवर्नमेंट फूड प्रोग्राम्स एंड हाउस होल्ड्स। सुपरमार्केट्स जो है सरकार के जो फूड प्रोग्राम्स हैं वो, और जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स यानी घर की चीजें हैं, जो ये फेवर करती हैं, किस चीज को फेवर कर रहे हैं, हाई यील्ड क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो हाई यील्ड देती हैं, जो ज्यादा, जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिसमें चीजें ज्यादा मिलती हैं, ये हाई यील्ड क्रॉप्स को फेवर करती हैं। तो फेवर वर्ब है, क्या फेवर, किसको फेवर कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट है हाई यील्ड क्रॉप्स। साथ ही साथ में एंड इग्नोर्स, और उसको पूरा एंड इग्नोर्स ना लिख के, मतलब एंड इग्नोर को इग्नोरिंग कर दिया है। किसको इग्नोर करते हैं, मिलेट्स को इग्नोर करते हैं, पल्सेस को इग्नोर करते हैं, एंड इंडिजिनस राइस, जो हमारे यहाँ का राइस है इंडिजिनस, उसको इग्नोर करते हैं हम। बाहर की जो वैरायटी है ना, ठीक है, विलायती जो बोलते हैं ना, जिनको विलायती है ना, विलायती बोलते हैं ना बाहर वालों को हिंदी में, तो जो विलायती चीजें, हाँ, उनको हम लोग फेवर करते हैं। ठीक है, फार्मर्स डैश सेल ट्रेडिशनल क्रॉप्स स्टॉप ग्रोइंग देम। अब देखो यहां से देखना, फार्मर्स अगर आप मानते हो ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये मेन वर्ब आ गई, ये ट्रेडिशनल क्रॉप्स आपका क्या आ गया, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। अगर यहाँ पे मेन वर्ब आ चुकी है तो एक और मेन वर्ब कैसे आ गई, आप कहोगे क्यों नहीं आ सकती सर, कॉमा लगा के दोनों को जोड़ दिया है। नहीं भाई, अगर दोनों वर्ब को जोड़ते तो कॉमा से नहीं एंड से जोड़ते। कॉमा से जब जोड़ते हैं जब तीन को जोड़ें, क्या तीसरी वर्ब आ गया, नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप है। इसका मतलब है ना, अगर ये कॉमा है और देखो यहाँ भी कॉमा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपको वर्ब नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है, फार्मर्स स्टॉप ग्रोइंग देम। कौन से फार्मर्स, वो फार्मर्स, इन फार्मर्स के बारे में कुछ बताना है। इसका मतलब है कि इस फार्मर्स के लिए हमें क्या लगाना है यहाँ पे, एडजेक्टिव।
बस ढूंढ लीजिए। तो कैन नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, कुड नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। आगे देखेंगे, क्या एबल टू लगाएं या अनेबल लगाएं। अब कौन से फार्मर्स स्टॉप करते हैं, जो कि उनको सेल कर पाते हैं या जो उनको सेल नहीं कर पाते हैं। भाई आपने अपने खेत में ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो हैं वो उगाई, आप सेल कर पाए उनको अच्छे से, तो क्या आप स्टॉप करोगे या आगे कंटिन्यू करोगे? कंटिन्यू करोगे। भाई उगाया और बेच भी दिया। लेकिन अगर आपने उगाया और आप बेच नहीं पाए तो यू वुड स्टॉप इट, नहीं। तो इसका मतलब है कि ऐसे फार्मर्स जो उनको सेल नहीं कर पाते, ना करने का सेंस है सर, इसलिए अनेबल टू, फार्मर्स हु आर अनेबल टू सेल ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ये कहना चाहते फार्मर्स जो कि अनेबल होते हैं। तो हु आर अनेबल को शॉर्ट में एडजेक्टिव सिर्फ अनेबल लिख दिया, हु आर को यहां पे हमने ड्रॉप कर रखा है, ठीक है। तो फार्मर्स जो कि अनेबल होते हैं सेल करने में ट्रेडिशनल क्रॉप्स को, वो स्टॉप करते हैं ग्रोइंग देम। और अनेबल क्यों है? क्योंकि हाउस होल्ड्स को क्या चाहिए? ट्रेडिशनल नहीं चाहिए, जो मॉडर्न है, हाई यील्ड, सस्ते में मिल जाए। और गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए? वही मॉडर्न वाली चीजें। मार्केट को भी क्या चाहिए? सुपरमार्केट में भी सस्ते में मिल जाए और जो मॉडर्न चीजें वो मिल जाए, ठीक है। इसीलिए यहां पे बेसिकली आपका क्या आएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा, अनेबल, ठीक है। आगे देखेंगे सेकंड। अब देखो जैसे ही देखा सेकंड, तो बेटा यहां पे क्या आया होगा? फर्स्ट। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आंसर आपका फर्स्टली नहीं फर्स्ट आ जाएगा। तो पहली चीज तो ये आ गई। जैसे ही सेकंड को देखा, ऊपर पहुंच के फर्स्ट को मार्क कर दिया। सेकंड, ट्रेडिशनल सीड्स रिलाई ऑन कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। ये जो दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं रिलाई करते हैं। रिलाई करने का मतलब क्या होता है? किसी पर निर्भर होना। और इसके साथ में ऑन या अपॉन प्रेपोजिशन आती है, रिलाई ऑन समथिंग या अपॉन समथिंग, ठीक है। तो ये रिलाई करते हैं ऑन या अपॉन कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। इनको कंजर्व अगर करना है तो ये कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इसमें होता है। बट लेकिन इंडिया लैक्स, तो बट कंजंक्शन, इंडिया सब्जेक्ट है, लैक्स आपकी वर्ब है। इंडिया लैक्स अ डैश कॉमा वेल राउंडेड। अब देखो वेल, वेल फंडेड, नॉट राउंडेड, वेल फंडेड। देखो जैसे ही देखोगे नेटवर्क, नेटवर्क आपका नाउन है। कैसा नेटवर्क? वेल फंडेड, तो एडजेक्टिव आ गया। तो कॉमा से अगर लगा रखा है तो क्या होना चाहिए? एक और एडजेक्टिव होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो एडजेक्टिव अगर आना चाहिए तो स्टडीली तो नहीं आएगा। बुलवाक जनरली नाउन के तरीके से यूज होता है, नाउन के पहले यूज नहीं होता है। तो रोबस्ट कहेंगे। रोबस्ट का मतलब है तगड़ा। इंडिया नीड ए रोबस्ट नेटवर्क। रोबस्ट यानी कि तगड़ा नेटवर्क चाहिए। किस चीज का? सीड बैंक्स का, टू सपोर्ट दिस, इसको सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया नीड अ रोबस्ट नेटवर्क। और स्टडीली तो एडवर्ब है, वैसे भी नहीं आएगा, है ना। सेफ गार्डेड तो नहीं कहेंगे, सेफ गार्डेड नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क जो है वो रोबस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आगे। थर्ड और तीसरी चीज क्या है? दो चीजें पहले ही डिस्कस कर चुके। तीसरी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जो एग्रीकल्चर की आपकी पॉलिसी है, हैज लॉन्ग प्रमोटेड, इन्होंने लंबे टाइम से प्रमोट किया है हाई यील्डिंग वेराइटीज, जो ज्यादा यील्ड करने वाली वेराइटीज हैं। और क्यों किया है? तो टू इंश्योर, जिससे इंश्योर कर पाए फूड सिक्योरिटी को। तो जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो भी लंबे टाइम से प्रमोट किया है हाई यील्डिंग वेराइटीज को, यानी कि ट्रेडिशनल को ना करके हाई यील्डिंग को किया है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी रहे। हाई यील्ड होगा तो खाने की कमी नहीं होगी देश में, तो जिसकी वजह से फूड पॉलिसी ने भी इसको ही प्रमोट किया है। बट लेकिन दिस हैज कम एट द डैश ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड न्यूट्रिशन। और ये फूड सिक्योरिटी तो आज इंडिया में मिल गई है, इंडिया में भुखमरी की हालत तो कम हो गई है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है और न्यूट्रिशन। तो एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। कितनी बार बोलते हैं कि यार इस चीज के लिए ना ये भुगतान किया हमने। कॉस्ट क्या होता है? किसी काम को करने में, किसी चीज को बनाने में जो हमें अल्टीमेटली खर्चा हुआ या नुकसान हुआ, वही कॉस्ट होती है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या है? देखो समझना, ये एक पानी का ग्लास है, ठीक है। ये एक पानी का ग्लास है। मैं मान लो मेरे पास में एक फैक्ट्री है जिसमें मैं पानी के ग्लास बनाता हूं, और इस ग्लास को बनाने में मेरा क्या गया, किस चीज का नुकसान हुआ। मान लो कि इसको बनाने में 20 रुपए की कॉस्ट लगी। सो 20 रुपए कॉस्ट है, इसीलिए कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और अब इस ग्लास को मार्केट में मैं कहीं भी बेचूं तो मैं इसको 50 रुपए का बेच सकता हूं।
तो 50 रुपए इसकी वैल्यू है, लेकिन 20 रुपए इसकी कॉस्ट है। तो वैल्यू वो है जो निकल के आया, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। कॉस्ट वो है जो हमारा लग गया, जो हमसे गया। तो वैल्यू और कॉस्ट, इन दोनों चीजों को अगर समझेंगे तो यही तो कहा है कि फूड सिक्योरिटी तो आ गई है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी और न्यूट्रिशन का नुकसान हुआ है। तो जो चीज हमसे जाती है वो कॉस्ट होती है, ना कि वैल्यू। तो वैल्यू नहीं आएगा। प्राइस तो बेटा पैसे की बात होती है, ये तो वैसे भी नहीं बनेगा। और वर्थ भी वैल्यू जैसा होता है, ना कि कॉस्ट जैसा। आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे। दो यानी कि बेशक। इनिशिएटिव्स लाइक द उड़ीसा मिलेट मिशन, उड़ीसा ने मिलेट मिशन शुरू किया है। आर ट्राइंग, ये ट्राई कर रहे हैं। क्या ट्राई कर रहे हैं? टू रिवर्स दिस, इस पूरी चीज को रिवर्स करना, कि भाई कैसे करके ट्रेडिशनल सीड्स पे चला जाए। गवर्नमेंट सपोर्ट, सब्सिडीज एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स आर स्लो टू अडेप्ट। और ये जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स हैं ये बहुत स्लो हैं अडेप्ट करने के लिए। इवन एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो एग्रीकल्चर की जो रिसर्च है वो भी हैज फोकस्ड मोर ऑन इंक्रीजिंगली यील्ड्स, मोर ऑन इंक्रीजिंग यील्ड्स देन ऑन कंजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस। इवन जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने भी बेसिकली फोकस किया है किस पे? ज्यादा फोकस किया है कि भैया यील्ड कैसे बढ़ाएं, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। इनका फोकस इस पे नहीं है कि कैसे कंजर्व करें जेनेटिक डाइवर्सिटी को, कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस को फोकस करें। इनका फोकस है कैसे बढ़ाया जाए। तो ये इसमें कहा गया है। डेस्पाइट द चैलेंजेस के बावजूद भी एफर्ट्स आर डैश टू रिवाइव ट्रेडिशनल सीड्स। एफर्ट्स आज भी किए जा रहे हैं। तो एफर्ट्स आर क्या है? एफर्ट्स आर वेज? नहीं। एफर्ट्स आर ओवर वे? बिल्कुल नहीं। ऑन द वे का मतलब होता है कि कोई चीज आ रही है, एफर्ट्स आ नहीं रहे हैं। एफर्ट्स अभी भी चल रहे हैं। ऊपर एक एफर्ट की हमने चर्चा करी है। तो एफर्ट्स आर अंडर वे, अंडर वे होने का मतलब है कोई चीज प्रोग्रेस में है। तो एफर्ट्स आर अंडर वे टू रिवाइव ट्रेडिशनल सीड्स। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक MSSRF, ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि, तो ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है, लाइक आपकी प्रेपोजिशन है, लाइक वर्ब नहीं, प्रेपोजिशंस। जैसे MSSRF, ये लाइक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशंस प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्कड आपकी मेन वर्ब है। फॉर कितने दिन के लिए काम कर चुके हैं? डेकेड्स, दसियों साल के लिए, क्योंकि ये पीरियड है तो इसके लिए फॉर प्रेपोजिशन आया। क्यों काम किया इन्होंने? तो टू कंजर्व, कंजर्व करें देम यानी कि सीड्स को। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि MSSRF, इन्होंने वर्क किया है दसियों साल, डिकेड से मतलब 10 साल के पीरियड को डिकेड कह देते हैं, ठीक है। एक रीसेंट कंसल्टेशन भी हुआ है इन उड़ीसा में, लेड द फाउंडेशन। और इस रीसेंट कंसल्टेशन ने बेसिकली क्या रखी? नींव रखी है किसके लिए? फॉर अ नेशनल स्ट्रेटजी, एक पूरे नेशनल लेवल पर स्ट्रेटजी की नींव रखी है, इन्वॉल्विंग, जो कि इन्वॉल्व करेगा क्या? कम्युनिटी सीड बैंक्स। कम्युनिटी सीड बैंक्स बनेंगी जिससे कि बेसिकली इसको कंजर्व किया जा सके। पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग वहां पे होगी। इसके अलावा पॉलिसी में रिफॉर्म्स होने चाहिए एंड मार्केट सपोर्ट भी होना चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक रिसेंट कंसल्टेशन हुआ है जिसके अंतर्गत नींव रखी गई है एक तरीके से नेशनल स्ट्रेटजी की, जिसमें इन्वॉल्व है कम्युनिटी सीड बैंक्स, पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, पॉलिसी रिफॉर्म्स भी शामिल है और मार्केट सपोर्ट शामिल। अब 8 नंबर पे कहा गया है डैश गवर्नमेंट बैक्ड मार्केटिंग। अब देखो, गवर्नमेंट बैक्ड मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड इंसेंटिव्स आर एसेंशियल। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, एसेंशियल आपका एडजेक्टिव है। अब पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एडवर्ब लगाएंगे, सिंपल सी बात है। सेंटेंस से पहले, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम क्या लगाएंगे? एडवर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब आएगा। तो इनसिग्निफिकेंटली का तो सेंस ही नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि सरकार के द्वारा बैक की गई, जहां पर सरकार की बैकिंग हो ऐसी मार्केट चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए और इंसेंटिव्स चाहिए जो कि सरकार के द्वारा बैक्ड हो। मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, इंसेंटिव्स, वो वाले जो कि सरकार के द्वारा बैक्ड हो वो एसेंशियल है। तो इनसिग्निफिकेंटली तो एंटोनिम बन जाएगा। ट्रिवियल भी एडजेक्टिव है,
क्रूशियल भी एडजेक्टिव है, तो क्रूशियली आपका करेक्ट आंसर है। तो क्रूशियली ये चीजें जरूरी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिंग एमएसपी, एमएसपी को एक्सपेंड करना, एंड इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल क्रॉप्स, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनको इंटीग्रेट करें पब्लिक फूड सिस्टम में, जैसे कि स्कूल्स में ये लेके आए, राशन शॉप्स पे ये लेके आए। कैन ट्रिगर, ये ट्रिगर कर सकता है लार्ज स्केल चेंज, बड़े स्केल का बदलाव ला सकता है। तो जैसे ही आप देखेंगे एक्सपेंड करना, तो ये सब्जेक्ट है एक्सपेंडिंग, क्या एक्सपेंड करना, एमएसपी इसका ऑब्जेक्ट है। इंटीग्रेटिंग, ये भी जीरेंड है, सब्जेक्ट है, क्या जी इंटीग्रेट करना है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स। कहां पे इंटीग्रेट करना है, इनटू पब्लिक फूड सिस्टम्स, तो इनटू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है पब्लिक फूड सिस्टम्स। कौन से फूड सिस्टम्स, लाइक जैसे कि स्कूल्स, तो ये प्रेपोजिशन है लाइक, स्कूल्स एंड राशन शॉप्स। अब देखो ये जो सब्जेक्ट थे एक्सपेंडिंग और इंटीग्रेटिंग, इसके लिए वर्ब आ गई कैन, हेल्पिंग वर्ब, ट्रिगर मेन वर्ब। ये ट्रिगर कर सकते हैं क्या, लार्ज स्केल चेंज, बड़े लेवल पर बदलाव ला सकते हैं। अल्टीमेटली अंत में हम ये कह सकते हैं द शिफ्ट, शिफ्ट यानी कि जो बदलाव है, ऑल्सो हैपन इन कंज्यूमर किचन्स, ये जो बदलाव है ये कंज्यूमर किचन में भी होना चाहिए। अब जैसे ही आप देखोगे कि अब यहां पे ऑप्शन देखो, एक तो नो नीड टू फिल, अगर नो नीड टू फिल होता है तो शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पे हैपन्स होना चाहिए था, ना कि हैपन, तो मॉडल तो हमें चाहिएगा। मे पॉसिबिलिटी दिखाता है, विल कहता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, और मस्ट कहता है कि ऐसा होना जरूरी है। हम यही तो कहना चाह रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सरकार का सपोर्ट जो है वो जरूरी है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी जरूरी है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि इसका इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। तो हम यहां भी तो ये कहेंगे कि भैया जो कंज्यूमर की किचन है वहां पे भी तो बदलाव होना जरूरी है, तो जरूरत को दिखाना है, इसीलिए क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। तो द शिफ्ट मस्ट ऑल्सो हैपन, इस शिफ्ट को होना चाहिए कहां पे, इन कंज्यूमर किचन्स, कंज्यूमर की किचन्स में। व्हेन, जब पीपल चूज ट्रेडिशनल फूड्स, अगर लोग ट्रेडिशनल फूड्स को चूज करेंगे, फॉर देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ के लिए, एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए, द मार्केट विल फॉलो, मार्केट तो अपने आप फॉलो करेगी। देखो मार्केट तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जिस चीज को हम चाहेंगे मार्केट वैसे फंक्शन करेगी। इंडिविजुअल्स जो चाहेंगे, हम जो खरीदेंगे मार्केट को वो लाना पड़ेगा। मार्केट, आपको पता है मार्केट में जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अगर लोग अपने मन पर थोड़ा सा काबू रखें तो लोगों का जो मन है वो पूरे के पूरे मार्केट को और पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट काबू रखना पड़ता है, क्योंकि है नहीं, है ना, यही है। सो मार्केट विल फॉलो, मार्केट फॉलो करेगी अगर लोग ऐसा कर लें तो। कंप्लीटिंग द साइकिल ऑफ रिवाइवल, जिससे कि पूरे तरीके से रिवाइवल का साइकिल कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है। देखो पैसेज में शुरू में एक समस्या बताई गई कि जो फूड है, ट्रेडिशनल फूड, वो खत्म हो चुका है। उसके बाद में उस समस्या का सॉल्यूशन भी बताया गया है कि कैसे कर सकते हैं लास्ट में। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनना चाहिए, डेफिनेशन वाला नहीं है, कॉज इफेक्ट नहीं है, क्रोनोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन और कंक्लूजन, यही है आपका, एकदम सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which section of society is primarily addressed in the latter part of the passage, पैसेज का जो बाद वाला पार्ट है उसमें सोसाइटी के किस सेक्शन को मुख्य रूप से संबोधित किया गया है। विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का कौन सा सेक्शन, इज प्राइमरीली यानी कि मुख्य रूप से, एड्रेस्ड यानी कि संबोधित किया गया है, इन द लेटर पार्ट, बाद वाला पार्ट जो है पैसेज का, उसमें क्या टीचर्स और एजुकेटर्स की बात हुई है, द आंसर इज नो। क्या इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स की बात हुई है, द आंसर इज नो। क्या इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स की बात हुई है, ना। सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ए ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पैसेज इज दिस मोस्ट लाइकली टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है। क्या ये पर्सनल ब्लॉग है रूरल कल्चर पे, द आंसर इज नो। क्या ये फिक्शनल नरेटिव है, फिक्शनल का मतलब होता है इमेजिनरी, द आंसर इज नो। ये रिसर्च आर्टिकल एग्रीकल्चरल साइंस पे, या एक एडिटोरियल ओपिनियन पीस है इन अ नेशनल न्यूज़पेपर। आप कहोगे सर ये तो एग्रीकल्चरल न्यूज़पेपर है,
ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर है, ओपिनियन पीस है। एग्रीकल्चर साइंस जैसा कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर साइंस में रिसर्च होती तो मिट्टी की बात करते, ये बात करते कि जी सॉइल कैसी है, क्या है। यहाँ पे तो लोगों की बात की गई है, यहाँ पे मार्केट की बात की गई है, यहाँ सरकार की बात की गई है। और जहाँ पे ये सब बातें हैं तो ये एडिटोरियल है, ना कि कुछ और। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट मेंशन्ड एज अ रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स। ट्रेडिशनल सीड्स डिसअपियर हो रहे हैं, इनमें से कौन उसका रीजन नहीं है। सबसे पहले कंज्यूमर प्रेफरेंस एकदम रीजन है, तो ये आंसर नहीं बन सकता। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एकदम है, ये आंसर नहीं बन सकता। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सीड बैंक नेटवर्क, ये भी रीजन है, तो ये भी नहीं बन सकता है। कोल्ड स्टोरेज की बात नहीं करी गई है कि भाई कोल्ड स्टोरेज की कमी है इसलिए ये डिसअपियर हो रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज ओडिशा प्ले इन द एफर्ट्स टू कंजर्व नेशनल ट्रेडिशनल सीड्स। ओडिशा में बताया गया था ना, मिलेट बेस्ड प्रोग्राम चलाया जा रहा है एक, तो इट इनिशिएटेड मिलेट फोकस्ड रिवाइवल मिशन, ये ऑप्शन ही सही है। इट हैज बैंड हाइब्रिड सीड्स, नहीं, बैन की कोई बात नहीं है। क्या एक्सपोर्ट की बात हुई है, नहीं। क्या किसी एमएसपी की बात हुई है, नहीं। नेक्स्ट, इफ ट्रेडिशनल सीड्स आर क्लाइमेट रेजिलियंट, अगर ट्रेडिशनल सीड्स जो हैं वो क्लाइमेट रेजिलियंट हैं, व्हाई आर दे स्टिल बीइंग अबेंडन्ड बाय फार्मर्स, फिर भी लोग उनको छोड़ क्यों रहे हैं। अगर वो भाई क्लाइमेट रेजिलियंट है, क्लाइमेट को झेल सकते हैं, फिर भी लोग उनको छोड़ क्यों रहे हैं। बिकॉज दे रिक्वायर मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स, नहीं भाई, फर्टिलाइजर्स की बात नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट देयर यूज, क्या सरकार ने बैन लगाया है, द आंसर इज नो। बिकॉज देयर इज लिटिल मार्केट डिमांड एंड पॉलिसी सपोर्ट, सही बात है। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो ट्रेडिशनल फूड को उगा के कहां ले जाएंगे, इसका मतलब है सी इज द बेस्ट आंसर। बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू टेस्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं, पेस्ट एंड डिजीज नहीं। व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप टू इनकरेज फार्मर्स टू ग्रो ट्रेडिशनल क्रॉप्स अगेन, फिर से ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाई जाएं, इसके लिए बेस्ट स्टेप क्या है। एमएसपी को बढ़ा दें ना, नहीं, ये वाला तो ठीक है यार, एमएसपी को इंक्रीज करके इंटीग्रेट अगर कर दें पब्लिक फूड स्कीम में तो ये हो सकता है, ये बेस्ट लग रहा है मुझे वैसे। प्रमोटिंग देम थ्रू टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन की तो बात ही नहीं करी गई सर। टीचिंग फार्मर्स टू हाइब्रिडाइज, ऐसा भी नहीं है। रिप्लेसिंग सुपरमार्केट्स विद लोकल मंडीज, नहीं, ये ऑप्शन ही सही है, वहां पे बात भी करी गई थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड साइड-लाइन्ड मोस्ट लाइकली मीन एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में साइड लाइन कर दिया, किनारे लगा दिया, फट्टे लगा दिया, किसी को साइड कर दिया। स्ट्रॉन्ग स्टोर्ड सेफ्टी नहीं, प्रमोटेड थ्रू नहीं, इग्नोर करना, फट्टे लगा देना किसी को, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा भाई आज का पूरा पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में पूरा पैसेज। ठीक है, बाकी आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।